मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का खतरा बढ़ रहा है। ईरानी मिलिट्री ने एक वीडियो जारी किया जिसमें इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो के सामने आने के फौरन बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और अब अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो दुनिया की तस्वीर कैसी होगी, क्योंकि हमले के बाद तय है कि मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ेगा। वर्ल्ड वॉर भी छिड़ जाए तो बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कौन किसके साथ होगा? इजराइल विरोधी धड़े में खड़े होने की हिम्मत कौन दिखाएगा? क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वे इजराइल और अमेरिका की ये जोड़ी को चुनौती दे सकें? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ये धमाके, ये आग, ये तबाही के मंजर क्या लेबनान से निकलकर मिडिल ईस्ट में फैलने वाले हैं? लेबनान के आसमान में गरजते लड़ाकू विमान क्या ईरान तक पहुंचने वाले हैं? नसरल्लाह के खात्मे के बाद भी इजराइल का हिजबुल्लाह पर नॉन स्टॉप एक्शन जारी है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजराइल की एयरफोर्स लगातार टारगेट कर रही है। अब तो ग्राउंड पर भी इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। इजराइल ने लेबनान के साथ साथ सीरिया पर भी भीषण एयर स्ट्राइक की है। इजराइल का दावा है कि इस एयर स्ट्राइक में नसरल्लाह का दामाद मारा गया है। यमन से हूती आतंकी लगातार इजराइल को निशाना बना रहे हैं। इजराइल 5 फ्रंट पर एक साथ युद्ध लड़ रहा है। इजराइल की सेना गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ लड़ रही है। लेबनान के साथ साथ सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण एयर स्ट्राइक कर रही है। उधर यमन के हूती विद्रोही भी इजराइल पर जवाबी हमला कर रहे हैं। ईरान भी इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद भी इजराइल रुका नहीं है, थमा नहीं है। आतंक के खिलाफ इजराइल का एक्शन जारी है। इजरायली सेना लेबनान बॉर्डर से करीब 2 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है। यहां इजरायली सैनिकों और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। इजरायली सेना धीरे धीरे बॉर्डर से सटे इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रही है। इजराइल अपने दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने में जुटा है। इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन साउथ लेबनान में 3 जगहों पर चल रहा है। पहला मरून अल रस में, दूसरा यारों में और तीसरा ग्राउंड ऑपरेशन ओडाइसे में चल रहा है। ये तस्वीरें इजराइल और लेबनान के बॉर्डर की है, जहां बड़ी संख्या में इजरायली फोर्स का जमावड़ा है। सैकड़ों की संख्या में टैंक और आधुनिक हथियारों से लैस इजरायली सैनिक लेबनान बॉर्डर में घुसने को तैयार है। टैंक्स की मदद से बॉर्डर से सटे हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। इजरायली सेना लेबनान के अंदर घुस तो गई है, लेकिन ये हिजबुल्लाह का गढ़ है, इसलिए इजराइल को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजराइल के 8 सैनिकों की मौत हो गई। इजराइल ने खुद इसकी पुष्टि की है। 18 इजरायली सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। इधर हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल के 3 टैंक को तबाह कर दिया है। אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק ליבי למשפחות גיבורינו שנפלו היום בלבנון. השם ייקום דמם, יהי זכרם ברוך. אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו. זה לא יקרה, כי נעמוד יחד ובעזרת השם ננצח יחד. נחזיר את חטופינו בדרום, נחזיר את תושבינו בצפון, נבטיח את נצח ישראל.
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर मैसेज दे दिया है, जब तक ईरान है उसके प्रॉक्सी भी मिडिल ईस्ट से खत्म नहीं होंगे, इसलिए इजराइल का पूरा फोकस ईरान है। क्या इजराइल अब ईरान पर हमला करने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जलने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश ईरान को लेकर बट गए हैं? क्या ईरान की सत्ता बदलने वाली है? ये वो सवाल है जिसकी मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में चर्चा है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की बात की जा रही है, लेकिन क्या इसकी शुरुआत मिडिल ईस्ट से होगी? ईरान और इजराइल की जंग को समझना आसान है, लेकिन मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स या यूं कहे इस्लामिक पॉलिटिक्स को समझना कठिन है। सोशल मीडिया में ये जंग यहूदी और मुस्लिमों के बीच दिखाई जा रही है, लेकिन असल में मिडिल ईस्ट के लिए ये जंग बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ईरान इजराइल की जंग में कोई भी जीते, लेकिन इससे क्षेत्र की पॉलिटिक्स के साथ ज्योग्राफी भी बदल जाएगी। मिडिल ईस्ट में कई देश ईरान के साथ नहीं है, कई इजराइल के साथ नहीं है, लेकिन युद्ध में जो भी देश कमजोर होगा उससे इस क्षेत्र में मौजूद कई देशों के हित अपने आप पूरे होंगे। ये जो जंग हो रही है ये शिया और सुन्नी पर आ गई है। दुनिया के लगभग 20% मुस्लिम मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों में ही रहते हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा आबादी सुन्नी मुस्लिमों की है। मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब जैसे देशों में सुन्नी आबादी 90% से ज्यादा है, जबकि ईरान की 90 से 95% आबादी शियाओं की है। इसके अलावा इराक, कुवैत, यमन, लेबनान, कतर और सीरिया जैसे देशों में शियाओं की अच्छी खासी आबादी है। ईरान पावर सेंटर ऑफ शिया बना हुआ है। लेबनान, यमन, सीरिया, इराक का कुछ हिस्सा और बहरीन इस सेंटर में ईरान के मोहरे हैं। गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, यमन, सीरिया, इराक और बहरीन में ईरान ने अपने प्रॉक्सी बना रखे हैं। गाजा पट्टी में हमास एक्टिव है। याहिया सिनवार इसका प्रमुख है। वेस्ट बैंक में हमास के साथ फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद एक्टिव है। लेबनान में हिजबुल्लाह मौजूद है। इराक में कताइब हिजबुल्लाह है, जो एक कट्टरपंथी इराकी शिया आर्म्ड ग्रुप है। सीरिया में हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा है और यमन में हूती एक्टिव हैं, जो शिया जैदी समुदाय का संगठन है। इन प्रॉक्सी के जरिए ईरान इजराइल को खत्म करने की कोशिश करता रहा है और खुद सीधी लड़ाई से बचता रहा है। ईरान इन प्रॉक्सी गुटों को लीड करता है। ईरान इनसे मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल को ही नहीं घेरता, बल्कि अपनी बादशाहत कायम करने के लिए सऊदी अरब जैसे सुन्नी बहुल देश को भी समय समय पर घेरता रहा है। इसे यमन की मौजूदा स्थिति से समझा जा सकता है। यमन में शिया और सुन्नी की मिलीजुली आबादी है। यमन की सुन्नी सरकार के खिलाफ यहाँ के शिया हूतियों का बरसों से विद्रोह जारी है। सुन्नी सरकार को सऊदी अरब का समर्थन मिला है, जबकि हूतियों का समर्थन ईरान करता है। इसी शिया सुन्नी और सऊदी ईरान के कारण यमन में सालों से गृह युद्ध जारी है। हूती सऊदी अरब पर भी अटैक करते हैं। ऐसे में अगर ईरान कमजोर हुआ तो सऊदी को फायदा होगा, लेकिन ईरान का पलड़ा भारी हो गया तो मिडिल ईस्ट को बदलने का जो समझौता आगे बढ़ रहा है वो रुक जाएगा। $362 दिन पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसी वजह से इजराइल पर जानबूझकर हमला भी किया था। दरअसल उस वक्त इजराइल और सऊदी अरब के बीच संबंध सामान्य बनाने को लेकर बातचीत चल रही थी। अगर ऐसा हो जाता तो ईरान के तीनों दुश्मन सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका एक साथ आ जाते। लेकिन जिस समझौते को ईरान ने नहीं होने दिया, नेतन्याहू अब भी उसे लेकर कमिटमेंट कर रहे हैं। We're committed to removing the curse of terrorism that threatens
all civilized societies. But to truly realize the blessing of a new Middle East, we must continue the path we paved with the Abraham Accords 4 years ago. Above all, this means achieving a historic peace agreement between Israel and Saudi Arabia. मिडिल ईस्ट में ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी गुटों को ताकतवर ही इसलिए बनाया था कि उसको इजराइल से सीधे ना भिड़ना पड़े। लेकिन पहले ईरान में हमास प्रमुख इस्माइल हनिया की हत्या, फिर लेबनान में हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह की मौत। ऐसे में ईरान को खुद सामने आना ही पड़ा और इजराइल पर हमला करना पड़ा। इजराइल को इसी वक्त का इंतजार था। इजराइल का टारगेट ईरान को खत्म करना नहीं है, बल्कि रिजिम चेंज करना है, अयतुल्लाह खामनेई को कमजोर करना है और गद्दी से हटाना है, इस्लामिक क्रांति को खत्म करना है। 30 सितंबर को इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इसका संकेत भी दे दिया। नेतन्याहू ने ईरान की जनता को सीधा संदेश दिया और कहा, तुम्हारी आजादी का दिन निकट है। I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. Every day, you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day, that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Every day, their puppets are eliminated. Ask Mohammed Deif. Ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. अब जब तय है कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा, तो सबसे बड़ा सवाल है कि मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश किस साइड में खड़े हैं। मिडिल ईस्ट के सुन्नी बहुल देश सऊदी और यूएई जैसे देश भले ही खुलकर इजराइल का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ खड़े भी नहीं हैं। इसके अलावा कतर और बहरीन भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। सुन्नी बहुल सऊदी अरब ने हसन नसरल्लाह की मौत के बाद कहा था कि लेबनान में जो कुछ भी हो रहा है वो गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन सऊदी अरब ने नसरल्लाह का जिक्र नहीं किया। कतर सभी पक्षों से बातचीत कर संघर्ष रोकने की बात कर रहा है। मिस्र और जॉर्डन भी इजराइल के खिलाफ नहीं बोल रहे, सिर्फ शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं। ईरान पर इजरायली हमले का डर साफ देखा जा रहा है। कतर पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति पजेश्कियान कह रहे हैं कि ईरान युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया तो पलटवार हम भी करेंगे। کشورهای اروپایی، آمریکا باید این جانی رو سر جاش بنشونم که دست از این کاراش برداره، چون اگه بخواد ادامه بده به این سادگی نی. دفعه دیگه اگه بخواد کاری بکنه که امنیت ما رو به هم بزنه، ما هم امنیت اونا رو قادریم به هم بزنیم و قطعا اگر اونا بخوان کاری خلاف اون مسائل رو انجام بدن، پاسخهای بسیار محکمتر از اینی رو خواهند گرفت که دیشب نشون داده شد. अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश इजराइल के साथ खुलकर खड़े हुए हैं और इस युद्ध में उसकी मदद कर रहे हैं। अमेरिका ने 1 अक्टूबर को ईरान की मिसाइल अटैक को नाकाम करने में भी इजराइल की मदद की। इजरायली नौसेना ने इसका वीडियो भी जारी किया है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे पूर्वी भूमध्य सागर में अमेरिका का छठा बेड़ा यूएसएस कोल और यूएसएस बुलकेले ने ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया।